कर्णदीप, मोहित, राइट। और कौन कौन है? युक्ता। आज मीट पर कैसे? आज मीट पर इसलिए क्योंकि सर की इंजरी हो गई है और मैं घर पे हूँ, तो इसलिए आज हम लोग मीट पे मिले हैं। और दीपेश, गुड आफ्टरनून बेटा। आकिब, आप लोग बोल सकते हो। ईशा, आप लोग बोल सकते हो। तो मेरा पैर ट्विस्ट कर गया था बेटा कल, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ फिलहाल। तो इसलिए आज आप लोगों की क्लास मिस ना हो, तो मैंने पूछा था कि क्या हम ऐसे क्लास अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों की क्लास आज मीट पे हो रही है। ठीक है। और कौन कौन है यार? ये जाने की जल्दी तो कहीं नहीं थी मोहित, बस थोड़ा सा खेलने लगे थे, संडे था ना कल, तो बस पैर ट्विस्ट कर गया वहीं। क्या चलो, खेल रहे थे सर? कौन है ये? किसकी आवाज थी? कर्णदीप? मैं हूँ सर। मैं कौन? कर्णदीप? कर्णदीप प्रताप सिंह। यस सर। कर्णदीप बेटा क्रिकेट खेल रहे थे, और तो कुछ खास नहीं। अच्छा, उसी का सर नतीजा है। उसी का नतीजा है ये। ठीक है जी। तो आप लोग के कमेंट शायद जब मैं फुल स्क्रीन शेयर करूंगा तो मुझे कमेंट नहीं दिखेंगे, तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होगा वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, बोल के। तो आज आप लोगों को बोलने का मौका मिला है, तो आप लोग बोल के बता सकते हैं सभी। अब जैसे कोमल का क्वेश्चन आ गया है, सर रेनल वेन एंड यूरेटर। एक मिनट, निकल गया क्वेश्चन। कहाँ गया? आप लोगों की चैट कहाँ है? एक मिनट। रेनल वेन एंड यूरेटर किडनी के हाइलम से रिलीज होते हैं। सेम पाथवे है, हाइलम से ही मैंने बताया था उस दिन भी कि दैट इज अ वे जहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, जितने भी जो आपकी रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, दैट इज अ पाथवे सिंपली, कोमल। ठीक है, तो आज तो वेट, ठीक है, वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही ना? नो सर। राइट। स्क्रीन विजिबल सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आज आप लोगों को स्लाइड पे, क्योंकि पीपीटी इट्स नॉट रेडी कंप्लीटली जिस तरीके से यूजुअली होती है। तो पेन कॉपी आप लोग लेके बैठे, लेकिन फिर भी अपनी, और जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम दी वेरियस काइंड ऑफ, जितने भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। जैसे एग्जांपल लिया था हमने, प्रोटोजोआ हो, कोई पॉरीफेराज हो, फ्लैटवर्म्स हो, उसके अलावा आपके मोलस्क हैं, टेडपोल है, काइनोडर्म्स हैं, एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं, दे ऑल एक्सक्रीट आउट अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी। जबकि जो यूरिया वाले थे, यूरिया में हमने रखा था मैमल्स को और कुछ एम्फीबियंस, स्पेशली जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो अर्थवॉर्म्स थे जिनको डिस्कस किया था। फिर यूरिक एसिड की हमने बात की थी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट था, वहाँ पे हमने रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को डिस्कस किया था। और इसी तरीके से चलता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक टर्म से हमें स्टार्ट करना था आज, उसके अलावा शायद हमने थोड़ा सा ह्यूमन के एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी स्टार्ट ही किया था, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो टर्म्स थी जो शायद उस दिन डिस्कस नहीं की थी।
जैसे कि मेजरली हम लोग यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई जानता है कि क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? वाटर बैलेंस। ये कौन था, किसकी आवाज थी? प्रतीक्षा। तितिक्षा। आज आप लोगों के साथ वो वाला सीन है, वो मूवी देखी है आप लोगों ने, चुप चुप चुपके या चुप चुप के, जिसमें शाहिद कपूर की वॉइस नहीं होती, मतलब वो चुप चुप बोलता नहीं है पूरी मूवी में कुछ भी, और अचानक से उसकी आवाज आती है। तो आज कुछ वैसा सा ही हुआ है आप लोगों के साथ। तो बोलिए अच्छे से, और मुझे साथ साथ नाम भी बताते रहना कि कौन है। सो ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली हम बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि हम वाटर के साथ साथ लेकिन आयनिक बैलेंस को भी मेजर करते हैं। वाटर जितना भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है उसको बेसिकली, इसे हम बच्चों ऑस्मोलैरिटी से रिलेट करते हैं। इसे हम ऑस्मोलैरिटी से रिलेट करते हैं। थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी और ख़राब हो सकती है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं पेन टैब पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। ऑस्मोलैरिटी क्या है, हम इसमें क्या चीज़ मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से सीबीएसई में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी। तो मेजरमेंट हम किसका कर रहे हैं, दैट इज इन सिंपल, इन ऑस्मोलैरिटी वी मेजर ऑफ द बॉडीज टू थिंग। बॉडी में हम दो चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। एक तो उसके अंदर हम मेजर कर रहे हैं वाटर को, और दूसरा हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। मतलब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे, वो मेजर रहे, मतलब बैलेंस रहे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, या इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना रहे, इसे हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन को आप दो तरह से स्टडी कर सकते हो। एक जो होता है आपका, जिसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑस्मो कन्फर्मर की। ऑस्मो कन्फर्मर। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। क्या इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है बच्चों? ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर। अगर आप लोग कुछ भी मैसेज करेंगे तो वो मुझे अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैं स्क्रीन पे वहाँ पे नहीं हूँ, तो आप लोग बोल के बता सकते हैं। देखो, ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो रेगुलेट कर पाते हैं अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मो रेगुलेटर, जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। आप फैन देखते हो ना, फैन में रेगुलेटर लगा होता है, तो आप लोग फैन को रेगुलेट कर सकते हो। जैसे शुरुआत में इन दिनों आप धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करोगे, और एक दो महीने बाद आप उसको जितना तेज वो चल सकता है आप चाहोगे कि उससे भी ज़्यादा तेज चले। सिंपली रेगुलेटर का मतलब भी यहाँ पे वही है। सो ये वो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं, दे कैन रेगुलेट बॉडी ऑस्मोलैरिटी। कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे इसमें कि कौन होगा ऐसा जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर सकता है? कौन कौन है सेशन में, एक बार अपना नाम बताइए, कौन कौन है मेरे साथ जुड़ा हुआ अभी? कौन कौन आ गया है सेशन में अभी? नहीं नहीं, आप लोग शायद मैसेजेस कर रहे हैं, बोल के बताइए। आप लोग शायद मैसेजेस कर रहे हैं बच्चों। मैं भी हूँ सर। मैं भी हूँ। अच्छा, कर्ण प्रताप तो है, कर्णदीप, सॉरी नॉट कर्ण प्रताप, कर्णदीप। और कौन कौन है? मैंने आवाज से पहचान लिया, उसने नाम बताया था अभी। ईशा Sir, थी अभी, Ria. रिया थी, ईशा थी। ईशा वेर आर Yes, यू? sir. Yes, ईशा, sir. तितिक्षा थी, सर अर्णव। अर्णव भी है, तितिक्षा। यस सर। ऑल राइट, और कौन कौन था? समीहा। Sir, सर Kumar. आर्यन। Yes, sir. Present. समीहा भी है, आर्यन भी है, और वैभव आ गया? वैभव अभी नहीं है। और कौन कौन है? उद्देश्य, Sir, Yukta. युक्ता भी है, ऑल राइट। और Sir, सर मैं Komal. आके कोमल, आकिब, ऑल राइट। और वो सर अंतरा। अंतरा, Sir, Priyanshi. और प्रतीक। सर प्रतीक। सर ऑल गुड राइट, इवनिंग। गुड इवनिंग जी। ठीक है, तो आप लोग बोलते रहें मतलब साथ साथ, ठीक है? तो मज़ा आएगा उसमें। नहीं तो मेरा ध्यान फिर मेरी मेरी जो इन्फ्लामेशन है उस पे जाएगा, मेरे को पेन होगा। अभी तो खैर मैंने पेन किलर ले रखी है, अभी रिसेंटली ली है। तो आप लोग बोलते रहेंगे तो माहौल बना रहेगा, मज़ा आएगा।
तो ऑस्मो कन्फर्मर्स, राइट, ऑस्मो रेगुलेटर जो हैं, जिस तरीके से आप लोग चैट बॉक्स में जब लिखते हैं रेगुलरली क्लास में, शर्माइए मत, ठीक है। आज आप लोग शाहिद कपूर बने हैं, वो चुप चुप के मूवी बात, तो शर्माना नहीं है आप लोगों को। ऑस्मो रेगुलेटर बेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन रेगुलेट द बॉडी ऑस्मोलैरिटी। अब जैसे कि ह्यूमन है, आपकी बॉडी में भी तो ऐसा सिस्टम है कि आप अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाते हो, यानी कि आप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं रिलीज होता, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं रिलीज होते। बच्चों अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा होने लगा तो समझ जाइए कि हम किसी न किसी डिजीज से सफर्ड हो चुके हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कितने हजारों टेस्ट होते हैं ऐसे, मतलब जिसमें आप देख रहे हो कि किसी में कीटोन बॉडीज ज़्यादा जा रही हैं, किसी में प्रोटीन ज़्यादा जा रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के साथ अक्सर ऐसा होता है, ग्लूकोज बॉडी से ज़्यादा बाहर रिलीज होना। ऐसा क्यों होता है? यानी कि ऑस्मोलैरिटी बिगड़ रही है कहीं ना कहीं, बॉडी से प्रोटीन्स बाहर जा। ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी में। नॉर्मली जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो यूरिन पास आउट करने में एक्चुअल में उसमें वेस्ट ही होता है सिर्फ। अगर उसमें सोचिए कि अगर प्रोटीन्स बॉडी से निकलने लगे, सोचिए अगर ग्लूकोज बॉडी से निकलने लगे, या XYZ कोई भी अदर एलिमेंट हो, वो अगर जो भी इसेंशियल हमारे लिए अगर वो निकलने लगे, यानी कि हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो रही। यानी कि जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, वो ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये कि क्या सर, अगर जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनकी बॉडी में ये सारी प्रोसेसेस अच्छे से नहीं होती? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी का लेवल अलग अलग होता है, हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी का लेवल अलग होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन को डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम मेनली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे जिसे आप काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग ऑस्मोलैरिटी टर्म को अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ऑस्मो रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म है जो इस ऑस्मोलैरिटी को बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बना के रखते हैं। वो अलग बात है कि कई बार हम जब बीमार होते हैं या किसी डिजीज से सफर हैं तो ये चीज़ अनबैलेंस्ड हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम हम इसको कंट्रोल करके रखते हैं। दूसरी तरफ जो ऑस्मो कन्फर्मर आते हैं ये कंट्रोल नहीं कर सकते, दे कांट रेगुलेट द बॉडी ऑस्मोलैरिटी। ठीक है जी। अब जितने भी जो मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कुछ फ्रेश वाटर भी, ये तो ध्यान रखिएगा, ऑल मराइन ऑर्गेनिजम्स हो गए इसके अंदर, और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, मतलब जो इनके अंदर आते हैं। सम फ्रेश वाटर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है जी, सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। तो ऑस्मोलैरिटी भी बच्चों अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। फ्रेश वाटर में अलग है, मराइन ऑर्गेनिजम्स में अलग है। अब क्योंकि मराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है मराइन वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1000 ऑस्मोलैरिटी के आसपास होती है पर लीटर के अकॉर्डिंगली। और फिश जो होती हैं वो एक तरह के मराइन वाटर के अंदर जो फिश होती हैं वो एक तरह के हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर रहती हैं। शायद आप लोगों ने हाइपरटोनिक मीडियम के बारे में सुना हो। जानता है कोई हाइपरटोनिक मीडियम कैसा होता है? कोई जानता है हाइपरटोनिक मीडियम? आप लोगों ने शायद सुना होगा कभी हाइपरटोनिक मीडियम के बारे में। अगर कभी टर्म सुनी हो हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक में, Yes, sir. हाँ जी, salty. सॉल्टी जैसे, है ना, तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है मरीन और जितने भी जो मरीन वाटर के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म कि उनको प्रॉब्लम ये है उनके साथ कि उनको ड्रिंक करना पड़ता है वही सी वाटर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी उनकी बॉडी के अंदर रहती है। और जितने भी जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और उसमें ऑस्मोलैरिटी भी जो है फ्रेश वाटर की वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो एक तरफ मराइन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ये मराइन वाटर के अंदर हाइपरटोनिक मीडियम देखने को मिलता है, दूसरी तरफ जो फिश रहती हैं फ्रेश वाटर में वहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम देखने को मिलता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन होता है। हम आगे पढ़ेंगे ऑस्मोलैरिटी को जब हम ह्यूमंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इतना ही डिस्कस करना है इसके अंदर। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और
देखेंगे आप ऑस्मोलैरिटी ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में कितनी होती है, तो लगभग 300 ऑस्मोलैरिटी हमें देखने को मिलती है ह्यूमन के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। तो समझे कि आप आगे जब किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होती है, आगे आएगा अभी वो। यहाँ सिर्फ मैं एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ आपका। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके के कितने ऑर्गेनिज्म या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग। आगे चलते हैं थोड़ा सा। वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए थे, क्या बोला था मैंने उस दिन? Ammonia, अमोनिया, यूरिया, यूरिक urea, एसिड। uric acid. करेक्ट। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने डिस्कस किए थे। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास लेट्स सपोज फ्लेम सेल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास जो बॉडी जनरल बॉडी सरफेस से प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास अच्छा ऑर्गन ऑफ बोजेनस प्रेजेंट होता है। कोई मुझे नाम बताएगा कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल किंगडम में पढ़ा था हम लोगों ने, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है नीट में कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहाँ पे था। बच्चों मोलस्क पढ़ा था हमने, मोलस्क पढ़ा था। Yes, sir. सो मोलस्क के अंदर आप लोगों ने सीखा था, आप लोगों ने एक ऑर्गन पढ़ा था जिसे हमने ऑर्गन ऑफ बोजेनस का नाम दिया था। ठीक है, ये शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में डिफरेंट। और सवाल एक और इससे कैसे बन सकता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था हेमिकॉर्डेट्स को, हेमिकॉर्डेट का कोई एक एग्जांपल बताएगा मुझे? हेमिकॉर्डेट, Balanoglossus. बेलेनोग्लोसस, Balangolus और Sacoglossus। सेकोग्लोसस। अब इनके पास कौन सा ऑर्गन है बेटा? ये कैसे करते हैं, जानते हैं आप लोग एक्सक्रीशन कैसे करते हैं ये? सर थोड़ा Proboscis बड़ा in the लिखिए। following reason. हाँ जी, बड़ा लिख, Proboscis. यस सर। अच्छा बड़ा लिखूं? किसको छोटा दिख रहा है, कौन है ये जिनको छोटा दिख रहा है? सर मुझे नाम तो बता दो मुझे। कर्णदीप हूँ सर। अच्छा कर्णदीप हो तुम, ठीक है। तो ख्याल से इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एनेलिडा में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेफ्रीडिया होती हैं, और प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों ने पढ़ा था फ्लेम सेल्स हैं फॉर एग्जांपल। मतलब इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, is there any difference between nephridia and protonephridia? यस, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है आपने पढ़े थे किसके अंदर, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं बेटा। ठीक है, एक डेवलपमेंटल फॉर्म है बस, नथिंग मच, एक डेवलपमेंटल फॉर्म होती है बेटा। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है आपने पढ़े थे किसके अंदर, जो इतने भी जो आपके फ्लैटवर्म्स होते हैं, उन्हीं के साथ साथ आपने एक सेल भी पढ़ी थी जिसे Flame हम cells. फ्लेम सेल्स, वेरी गुड, Flame cell. यस यस यस। तो और उन्हीं के साथ एक सेल और पढ़ी थी आपने, फ्लेम सेल्स तो पढ़ी थी, Solenocytes. सोलिनोसाइट्स, वेरी गुड। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? Sir, Vaibhav. ओके वैभव, सोलिनोसाइट, बिल्कुल। और प्रोटोनेफ्रीडिया के अलावा दूसरा जो आता है एक मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया को हम सिंपली नेफ्रीडिया ही कहते हैं। ठीक है, और Yes, sir, clear. नेफ्रीडिया किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें? Annelids. अरे वाह, Annelids. और Earthworm. अर्थवॉर्म है ना, ग्रेट, वेरी गुड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सिंपली, राइट। उसके अलावा बच्चों वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में जितने भी जो हमारे हम जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर जब किडनीज को हम देखते हैं ना, शायद ये पॉइंट उस दिन हमने डिस्कस ना किया हो, तो अलग अलग टाइप की किडनीज आपको देखने को मिलती है। सर अलग अलग टाइप की किडनी, ये कैसे? जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट छेड़ा तो उसी से जो बना है ये, जैसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी, प्रोटो इट्स आर, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। आज थोड़ा सा हैंडराइटिंग को लेके आपको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेन टैप में मैं बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। तो प्रोटोनेफ्रिक या प्रोटोनेफ्रिक जो है उसमें से एक टाइप होता है। नो, प्रोटोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी कैसी है, आप जनरली कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, जब भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो मैं इसको एक सिंपल सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम की फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटोनेफ्रिक किडनी कैसे हो सकती है। नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, प्रोटोनेफ्रिक में नेफ्रॉन्स होंगे, नेफ्रॉन के साथ साथ ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके साथ बॉमन कैप्सूल
सुना है आप लोगों ने? बॉमिन्स कैप्सूल का नाम सुना होगा डेफिनेटली, Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना? बॉमिन कैप्सूल हो गया Yes, sir. नंबर 1, एंड लूप ऑफ हैनले आप लोगों ने पढ़ा होगा, या हैनलेज लूप। ये लूप ऑफ हैनले और बॉमिन कैप्सूल इनके अंदर एब्सेंट रहता है, ठीक है। प्रोसेस में कोई कभी नहीं आती, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, किसी में कॉम्प्लेक्स होती है, किसी में सिंपल होती है, तो नेचर ने सबको उसके अकॉर्डिंगली बना रखा है वैसा ही। जनरली आप देखते हो जो जितने भी जो आपने साइक्लोस्टॉर्म्स पढ़े थे, याद है साइक्लोस्टॉर्म्स पढ़े थे हमने जब फिशेस को डिस्कस किया था? Jawless. यस, Yes, sir. एंड टेडपोल आप लोगों ने पढ़ा है। तो प्रोटोनेफ्रिक किडनीज जो है उनके पास प्रेजेंट होती हैं इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक जो हमें एक और टाइप देखने को मिलती है वो होती है मीजोनेफ्रिक टाइप। मीजोनेफ्रिक, अब मीजोनेफ्रिक में क्या होता है? नेफ्रिक जो वर्ड है ध्यान रखिएगा वो न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स से रिलेट करता है। यहाँ पे बॉमन कैप्सूल होती है प्रेजेंट, अभी बॉमन कैप्सूल को डिस्कस करेंगे आगे, नेफ्रॉन का पार्ट है। बॉमन कैप्सूल होता है प्रेजेंट यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा जो लूप ऑफ हैनले है या हैनलेज लूप है वो एब्सेंट होता है। अगेन एक्सक्रीशन की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लूप ऑफ हैनले जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। और जनरली इस टाइप के यानी कि जो बॉमन्स कैप्सूल जब प्रेजेंट होता है तो कुछ इस एक बॉमन कैप्सूल जो है वो एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का, और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर जो है हमें इनका सिंपल नेफ्रॉन जो है वो बनता है। आपसे बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, आप उनमें पढ़ेंगे, फिशेज हो गई और कई जो एम्फीबियंस हो गए सारे, उनके अंदर इसी टाइप की जो नेफ्रॉन्स या किडनीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, यानी मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी प्रेजेंट होती है। अब डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के आती है, आप लोगों ने शायद पीछे पढ़ी भी हो, मे बी एनिमल किंगडम पढ़ते हुए, कि दे हैव प्रोटोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। तो वर्टिब्रेट्स, सम वर्टिब्रेट्स हैव प्रोटोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी या सम वर्टिब्रेट्स हैव मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनीज, तो अलग अलग है। अब मीजोनेफ्रिक का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे लूप ऑफ हैनले हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर आती है जो तीसरी टाइप हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, वो आती है मेटानेफ्रिक टाइप। मेटानेफ्रिक, और मेटानेफ्रिक जो होता है सिंपली ये थर्ड टाइप है, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। मेटानेफ्रिक में हमें बॉमन, हैनले, लूप सब कुछ जो है वो प्रेजेंट होगा। ये एक मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है, ये एक मोस्ट एडवांस्ड टाइप है। अब मोस्ट एडवांस्ड में आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। अब सब कुछ से मेरा मतलब है कि जब आप यहाँ पे एक नेफ्रॉन का डायग्राम शायद आप लोगों ने क्लास 10th में भी बनाया ही होगा, और इसमें आप लोग देखते हो कि उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपको देखने को मिलता है, बॉमन्स कैप्सूल है, टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई देखने को मिलती है, और उसके बाद नीचे जो है वो एक ट्यूबुलर पोर्शन यानी कि लूप ऑफ हैनले आता है, और उसके बाद आपके जो डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल देखने को मिलती है, एंड आफ्टर द डीसीटी हमें देखने को मिलती है उनके अंदर कलेक्टिंग डक्ट। तो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ जो किडनीज प्रेजेंट होती हैं वो मेटानेफ्रिक टाइप है। जितने भी जो आपके रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के पास ये टाइप का किडनी है। एव्स की जब आप बात करते हो तो वो भी मेटानेफ्रिक टाइप हैं, और बचे हम मैमल्स, हमारे पास भी कुछ ऐसी टाइप की किडनीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. सर मेटानेफ्रिक में फिर Yes, कितनी sir. कॉनकेव से काइंड, इट्स नॉट अ कंप्लीटली काइंड ऑफ कॉनकेव शेप बेटा। ये कोमल थी जिसने क्वेश्चन पूछा था, मे बी, यस सर राइट कोमल, नॉट कंप्लीटली कॉनकेव टाइप। अब कॉनकेव टाइप हम बोलने लगे, देखो ये बॉमन कैप्सूल के प्रेजेंट होने की वजह से ऐसी बन रही है। ये बॉमन कैप्सूल आ गया ना ऊपर, बॉमन कैप्सूल प्रेजेंट हो गया, तो इस वजह से आप शायद सोच रहे हो कि एग्जैक्ट कॉनकेव टाइप, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉनकेव टाइप नहीं है, ठीक है। नो सर मैं मेटानेफ्रिक की पूछ रही थी अच्छा आपसे। मेटानेफ्रिक में, सॉरी नहीं, यहाँ पे भी कैसे बनेगी कॉनकेव टाइप? किडनीज की शेप पूछ रहे हो या ये मैंने वो बनाया, नेफ्रॉन बनाया है? ये नेफ्रॉन, नो सर किडनी के टाइप, किडनी की शेप। हाँ वो तो बीन शेप हो ही गई वहां पे हमारे पास। ओके सर ठीक है। यस यस,
ये जो नेफ्रिक वर्ड आया है वो नेफ्रॉन से रिलेट कर रहा है। तो किडनीज को जो हम डिवीजन कर रहे हैं ना अलग अलग टाइप से, वो नेफ्रॉन की शेप या नेफ्रॉन में कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बिहाफ पे कर रहे हैं। जितना नेफ्रॉन कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, जितना नेफ्रॉन्स एडवांस होता चला जाएगा, प्रोसेस उतनी ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, ये भी ध्यान रखना। सर या उतना ही एडवांटेज मिलता रहेगा ऑर्गेनिज्म को। यस सर Yes. प्रोटोनेफ्रिक में सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए, आकिब का मैसेज आया है। प्रोटोनेफ्रिक में सेकंड पॉइंट है बॉमन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हैनले इज एब्सेंट हियर बट ओनली नेफ्रॉन एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। सिंपल नेफ्रॉन टाइप स्ट्रक्चर है इस किडनी के अंदर। नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी के अंदर। तो और उस किडनी में नेफ्रॉन कितना कॉम्प्लेक्स है कितना सिंपल है ये बताते हैं हमें टाइप्स ऑफ किडनीज के स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और नॉलेज के लिए पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐड करना चाहूँगा। जब आप लूप ऑफ हैनले की बात करते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, हैनलेज लूप, ठीक है, हैनलेज लूप। तो हैनलेज लूप आपने, जब आप फिशेस की बात करते हो, जब आप एम्फीबियंस की बात करते हो, तो उनके अंदर तो एब्सेंट ही है। ठीक है, अभी हमने बात की कि एब्सेंट किस किस में है। नंबर 1 हमने बोला फिशेस में एब्सेंट है, एंड उसके अलावा एम्फीबियंस के अंदर एब्सेंट है। ठीक है, उसके अलावा एम्फीबियंस में एब्सेंट है। देन एक इनकम्प्लीट टाइप लूप ऑफ हैनले भी पढ़ोगे आप लोग जब हायर क्लासेस में आगे देखोगे, तो कुछ इनकम्प्लीट टाइप भी हमें देखने को मिलते हैं। और स्पेशली ये जो इनकम्प्लीट टाइप हैं वो आपको बर्ड्स में देखने को मिलेंगे एंड रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेंगे। और हमारे पास यानी कि जितने भी जो मैमल्स आते हैं इंक्लूडिंग अस, इन मैमल्स में कंप्लीट टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लूप ऑफ हैनले के बिहाफ पे हम इनको डिवीजन देखते हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी है जो अलग अलग टाइप की वैरायटीज जो हमें देखने को मिलती है इनके अंदर। आगे चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? नो सर। ठीक है, ओके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पढ़ा उस दिन हमने पढ़ा कि हमारी जो किडनीज हैं बच्चों, वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम जनरल कैरेक्टर बोलते हैं, या जनरल हम बोलते हैं कि कितनी किडनीज प्रेजेंट होनी चाहिए, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम हमारा जो टोटल 6 ऑर्गन होते हैं अगर इसमें देखे जाए तो 2 किडनीज हो गई, 2 यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। तो टोटल 6 ऑर्गन्स हो गए। इस पूरे के पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारे 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये हम उस दिन पढ़ चुके थे। मैंने एक पॉइंट जाते जाते एक डिस्कस किया था आप लोगों के साथ शायद, कि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि सॉलिटरी किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी हम लोगों ने पढ़ा था कि पेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सॉलिटरी किडनी प्रेजेंट होती है। क्या मतलब होता है सॉलिटरी किडनी का? सॉलिटरी और कॉलोनियल टर्म्स नहीं पढ़ी आप लोगों ने बायोलॉजी में कभी? बोलो। सर सिंगल पढ़े सर, Single. लेकिन ध्यान सिंगल born with person born with one kidney, person born with one kidney। तो जो इस टर्म को बायोलॉजी में रीनल एजेनेसिस का नाम भी देते हैं, रीनल एजेनेसिस का नाम भी देते हैं। अब सवाल मन में शायद आप लोगों को ये आ रहा हो कि क्या सर इस रीनल एजेनेसिस की वजह से या सॉलिटरी किडनी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी? आया सर बता दी किस किस के मन में ये क्वेश्चन आया? सर मेरे। एक आया, बस एक ही आया, और किसी के नहीं आया? सर मेरा दूसरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल है, दूसरा पूछो पहले, बाद में पहला सर ये बताएंगे। क्रोनिक भी तो हो सकता है। क्रॉनिक कैसे हो सकता है, मतलब सर निकालने? इफ समवन डोनेटेड वो और वांट अलग टू बाय आईफोन। अरे 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 अरे, आईफोन वाली कहानी देख अलग हो गई फिर वो। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि
पर्सन बोर्न विद 1 किडनी, ठीक है। तो ऐसे में हमें एक कंडीशन जो आती है, इसे हम रेनल एजेनेसिस जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो जेनेसिस का मतलब आप लोग पढ़ते हो फॉर्मेशन होना किसी चीज का। बायोलॉजी में तो जेनेसिस टर्म आप यही पढ़ते हो ना, लेकिन वो आपने डोनेट की है वो अलग, वो जेनेसिस टर्म नहीं है वहाँ पे। तो सॉलिटरी किडनी जितनी भी होती है, पर्सन जो बॉर्न हो रहा है वो एक किडनी के साथ। अब सवाल था कि सर क्या प्रॉब्लम होती होगी, डिपेंड करता है उसके लाइफस्टाइल पे, कैसी डाइट वो फॉलो कर रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि पर्सन को पता ही नहीं चलता कि वो एक किडनी पे है। अब कभी उसने अल्ट्रासाउंड कराया हो बड़े होके, या कभी भी किसी एज में, तब उसको पता चला कि भाई ये तो रिनल एजेनेसिस की प्रॉब्लम है, कहानी है। क्या आपके आसपास कभी आप लोगों ने ऐसा कोई केस सुना है कि कोई बड़ा हुआ हो तब पता लगा हो कि यार इसके पास तो एक ही किडनी है, और ये पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से एक ही किडनी पे और एकदम मस्त लाइफ जी रहा है? नहीं सर, एक बार हुआ था लेकिन हॉस्पिटल सील कर दिया गया था। हाँ जी। एक बार हुआ था, मतलब फिर हम्म, हॉस्पिटल सील कर दिया गया था। एक बार हुआ था हॉस्पिटल सील कर दिया? अरे मतलब बिना बताए हुए निकाल लिए थे ना। अरे वो कहानी अलग है बेटा, हम तो कह रहे हैं बाय बॉर्न बाय बर्थ ऐसा हुआ हो। खैर, सो ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है, सॉलिटरी किडनी प्रेजेंट होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किडनीज तो 2 होती हैं लेकिन एक ही फंक्शनल होती है, ऐसा भी हो जाता है। कई डिजीज में, कई डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जिसे हम रिनल डिसप्लेसिया के नाम से जानते हैं। रिनल डिसप्लेसिया, ये वो टर्म है कि एक किडनी प्रेजेंट, 2 किडनी प्रेजेंट हैं लेकिन एक ही फंक्शनल है उसमें से। हैव 2 kidneys but only one is functional, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे, जब जेस्टेशन पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, तब 2 से ज़्यादा किडनीज भी बन जाती है। उसकी लेंथ भी कम ज़्यादा, वेट कम ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल से, अटैच्ड हो सकती है एक के साथ, 2 के साथ एक और एडिशनल, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको हम सुप्रा, सुप्रा टर्म पॉली के लिए आता है, सुप्रा जब हम यूज करते हैं तो ज्यादा के लिए करते हैं 2 से, ध्यान रखिएगा। उसको बोलते हैं सुप्रा न्यूमररी, सुप्रा न्यूमररी। ये भी बायोलॉजिकल टर्म है। ये तब आप बोलोगे कि जब किसी चीज में 3, 4 या 5 के लिए यूज करोगे। तो ऐसे भी रेयर केसेस ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन किडनीज जो होती है, लोकेशन आप लोगों ने उस दिन पढ़ी थी, और उसके अलावा जो लोकेशन आप इसके बोलते हो, हम लोगों ने लोकेशन क्या सर ये पढ़ी? अभी वाला टर्म रिपीट कर दीजिए। सुप्रा न्यूमररी का मतलब होता है बेटा, जब किडनीज, सुप्रा न्यूमररी किडनीज। तो अभी हम लोगों ने बात की ना कि किडनीज पेयर में प्रेजेंट हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर पेयर से ज़्यादा हो जाए, 3, 4 या 5, कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, तो उसको हम बायोलॉजी में सुप्रा न्यूमररी का नाम देते हैं। सॉलिटरी किडनी यानी बॉर्न विद 1 किडनी, रेनल Kidney. एजेनेसिस। यस यस बेटा। I was saying that, but there are only 2 ureter and 2 pair of, vena cava. So how Hmm. will be they arranged, like 3 kidney, where it will be arranged? But I said कि they all are attached, sometimes they attached with one another, interiorly as well। बाहर से तो हमें अटैच देखने को मिलती है, साइज छोटा बड़ा होता है बेटा। जैसे आपने देखा है ना कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है वैभव, इसी Yes, sir. तरीके से एक किडनी के साथ दूसरी अटैच्ड हो सकती है, और रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो Okay. ऐसा ऐसा आपको दिखेगा कि जैसे 2 किडनीज एक के साथ चिपक गई,
सुप्रान्यूमररी में ऐसा देखने को मिलता है, अटैचमेंट देखने को मिलती है दोनों की, जैसे एड्रेनल ग्लैंड बाहर से चिपकी हुई दिखती है, कुछ वैसा। Yes, Sakni. हाँ, कुछ ऐसा रेयर, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा देखने को मिलेगा, और रेनल एजेनेसिस भी काफ़ी रेयर देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा था कि डॉर्सल सरफेस जो होती है, डॉर्सल साइड किडनी की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो लास्ट थोरासिस, थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ये लोकेशन हमने पढ़ी थी। कॉन्फ़िगरेशन की बात हमने करी थी, ठीक है। और एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी किडनी के पास एक लोकेशन होती है, जो डॉर्सल सरफेस होती है हमारी किडनी की, वो अटैच्ड होती है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से। ये हमने डिस्कस किया था कि आपकी किडनी की डॉर्सल सरफेस है। जब आप डॉर्सल सरफेस को देखते हो किडनी की, तो डॉर्सल सरफेस एब्डोमिनल उसके जो अटैच्ड है वो डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड होती है, और वेंट्रल सरफेस एक साइड से कवर होती है इसकी। डॉर्सल सरफेस के बारे में हमने बात की थी उस दिन कि डॉर्सल सरफेस कहाँ पे है, डॉर्सल सरफेस कैसे अटैच्ड है। तो डॉर्सल सरफेस जो होती है किडनी की, वो अटैच्ड होती है एक डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से। साथ ही साथ एक आउटर, या मैं कह सकता हूँ कि जो वेंट्रल सरफेस होती है किडनी की, वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी, which is covered by peritoneum. The peritoneum is a layer, शायद हमने डिस्कस किया था उस दिन। तो इस टाइप की किडनी को हम क्या नाम देते हैं, जो इस तरीके से लोकेशन हमें देखने को मिलती है और वेंट्रल सरफेस कवर्ड हो पेरिटोनियम से, तो इसलिए हमारी किडनी के लिए एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल किडनी। नाउ रेट्रो का मतलब क्या होता है, रेट्रो इज रिलेटेड टू द बैक। रेट्रो जो वर्ड आता है बैक से रिलेट करता है, या फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। और शेप जब हम अपनी किडनी की देखते हैं तो उसे हम बीन शेप का नाम देते हैं, बीन शेप्ड हो गई। ठीक है जी। तो क्या बोला मैंने कि जो डॉर्सल सरफेस होती है किडनी की, वो अटैच्ड होती है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ। ठीक है। इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब ऐसा देखने को मिलेगा। बाहर से तो अभी आपने डायग्राम ऐसा देख लिया, लेकिन अटैचमेंट जब आप देखोगे कि एक्चुअल लोकेशन कैसी है हमारी बॉडी के अंदर उसकी, या कहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है वो, तब उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहा हूँ मैं। तो सरफेस जो है, जो डॉर्सल सरफेस है किडनी की, डॉर्सल सरफेस ऑफ द किडनी विच इज अटैच्ड टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, तो सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल सरफेस ही जो है उसकी कवर्ड होती है एक पेरिटोनियम लेयर से, या पेरिटोनियम कवरिंग होती है उस पर। तो इस टाइप की किडनी को इसलिए हम रेट्रोपेरिटोनियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी किडनी जो है वो कैसी है, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो का मतलब होता है बैक साइड, उसकी बैक से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। सो किडनी क्या आपने फंक्शंस के बारे में उस दिन बात की थी हमने, एवरेज वेट के बारे में बात की थी, और किडनी का जो ओरिजिन होता है बच्चों, क्योंकि मेन ऑर्गन इसके अंदर किडनी है, किडनीज हैं हमारी, और कैसी होती हैं ये, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है जी। सर फिगर बनाकर कुछ समझा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, फिगर पे भी आ रहे हैं जी अभी, बिल्कुल। दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब उसके अलावा यूरेटर पढ़ लिया था हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर में भी। ठीक है, ठीक है जी। अभी वन बाय वन हम एक एक किडनी की भी बारे में बात कर लेंगे। उसके अलावा आप इसके अंदर ब्लैडर के बारे में बात करते, कोई बताएगा मुझे कि ब्लैडर के अंदर जब आप ब्लैडर देखते हो तो किस तरह की सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? कोई बताएगा मुझे?
कि जब आप ब्लैडर पढ़ते हो तो, क्योंकि ये पॉइंट हमने सेल वाला कहाँ पे पढ़ा था, टिश्यूज वाला चैप्टर 7 में, याद है किसी को कि कौन कौन से टाइप की सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं? बताइए। सर नहीं, स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स, ओके, सिर्फ स्मूथ मसल टाइप ऑफ सेल्स। अच्छा, ठीक है। आपको पता है कि इस ब्लैडर के अंदर हमारे कुछ स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो आपकी किडनीज हो गई, सिंपल, ये हो गई हमारी किडनीज, ठीक है। उसके अलावा ये प्रेजेंट हो गए हमारे सिंपल यूरेटर। यूरेटर की जो लेंथ होती है, कितनी होती है? लगभग लगभग 12 टू 15 सेंटीमीटर के आसपास। उसके अलावा बच्चों यहाँ इस ब्लैडर के अंदर कई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। क्या काम होता है इन रिसेप्टर्स का? रिसेप्टर्स बेसिकली किसी सिग्नल को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो लाइनिंग होती है इस ब्लैडर की, बेसिकली इस ब्लैडर की लाइनिंग में या इस ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती हैं कई मसल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं स्मूथ मसल का। और ये स्मूथ मसल्स ब्लैडर में है, इसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स क्या काम करते हैं ये डेट्रूसर मसल्स? जब आपका ब्लैडर फिल होता है तो वहां पे एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती होगी जब यूरेटर फिल्ड होता है, सॉरी ब्लैडर फिल्ड होता है और उसके बाद हम यूरिन रिमूव करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने में अपने रोल प्ले करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तरह के स्ट्रेंथ रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेंथ रिसेप्टर ब्लैडर के। ये सेंड करते हैं रिसेप्टर सेंसरी मैसेज को। कहाँ पे सेंड करेंगे सेंसरी मैसेज को? ये सेंड करते हैं सेंसरी मैसेज को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंड करता है मैसेज किसको? या मोटर के पास। मोटर मैसेज जो होते हैं ना, मोटर कंट्रोल, यानी कि कब हमें ब्लैडर की मसल जो है वो रिलैक्स करेंगी या कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब यूरिन पास आउट करना है, जब मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है। तो स्ट्रेंथ रिसेप्टर जो होते हैं ब्लैडर के सेंड करते हैं एक सेंसरी मैसेज को सीएनएस की तरफ, एंड दैट ये जो होते हैं जो ये सेंड करते हैं मैसेज को, मोटर मैसेज को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर मसल, इसकी वजह से प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और भी जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। आप स्फिंक्टर मसल आप लोगों ने वहां भी पढ़ी थी। स्फिंक्टर मसल कई जगह प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में। तो यहाँ पे यूरेथ्रल यहाँ प्रेजेंट होती हैं इस रीजन में, यूरेथ्रा के पास, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल। यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल क्या काम करती थी स्फिंक्टर मसल्स? ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करना। तो यानी कि यहाँ पे भी ये यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है ना, उसके ओपनिंग को क्लोज करने में और बंद करने में अपना रोल प्ले करेगी, राइट। तो ये ऐसे में क्या करती है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। जब ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल रिलैक्स करती हैं तो इनके रिलैक्स करने पे जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन इफेक्ट। उस प्रोसेस को नाम देते हैं मिक्सचुरेशन इफेक्ट का। मिक्सचुरेशन का क्या मतलब होता है? जो यूरिन पास आउट करने की जो प्रोसेस है ना, उसे मिक्सचुरेशन का नाम देते हैं, राइट। जो यूरिन पास आउट करने की जो प्रोसेस है उसे हम मिक्सचुरेशन का नाम देते हैं। तो ये
डेट्रायूरोसिल मसल जो है ये इस बाहर वाले रीजन में या यहाँ अंदर वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें भी ना जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं तो अलग अलग टाइप की हो सकती है। यहाँ आप बोल सकते हो उसे इंटरनल स्फिंक्टर मसल और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, जो आपकी दो टाइप की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्फिंक्टर मसल है, ठीक है, मैं यहाँ उसको बना रहा हूँ। यहाँ आपका जो ब्लड, जो यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो ओपनिंग हो गई, जिसे आप यूरेथ्रा का नाम दे रहे हो, ठीक है। अब इस यूरेथ्रा के अंदर दो टाइप की स्फिंक्टर मसल हो गई। एक होती है जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल होती है, इंटरनल स्फिंक्टर मसल होती है, ठीक है जी। और ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल का नेचर जो है वो नहीं, ये वॉलंटरी नहीं, ये इनवॉलंटरी होती है। जो इंटरनल वाली जो स्फिंक्टर मसल होती है ये इनवॉलंटरी नेचर की होती है, जबकि जो एक्सटर्नल होती है वो वॉलंटरी नेचर की होती है। यानी कि कंट्रोल हम कौन सी कर सकते हैं कौन सी नहीं, मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूँ आपको। तो ये वाली जो मसल होती है ये इनवॉलंटरी होती है, जबकि जो एक्सटर्नल मसल होती है यानी कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल होती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स जो होती हैं, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल इनवॉलंटरी वॉलंटरी होती हैं। दीज आर, ओ गॉड स्लो हो गई प्रोसेस, ये आपकी वॉलंटरी नेचर की होती है। ठीक है जी। तो दो टाइप से हमें देखने को मिलती है, और वॉलंटरी तो होती है लेकिन रेगुलेट कौन करता है इसको, ये ध्यान रखिएगा, रेगुलेट इसको सीएनएस ही कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट इसको सीएनएस ही करता है। सो रेगुलेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से हमें रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। ये रिसेप्टर्स वाली प्रोसेस मिक्सचुरेशन वाली भी आप लोग आगे डिस्कस करोगे, राइट? ठीक है। तो आप पढ़ते हो कई ए सिंपैथेटिक पाथवे आगे पढ़ोगे, पैरासिम्पैथेटिक पाथवेज आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोग डील करोगे। बच्चों जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वही यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है इस ब्लैडर की, और रिलैक्स करता है जो इंटरनल आपके स्फिंक्टर होते हैं यूरेथ्रा के, उनको, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या हो अगर हम यहाँ से इन रिसेप्टर्स को रिमूव कर दें बच्चों, क्या होगा अगर हम इन स्ट्रेंथ रिसेप्टर्स को रिमूव कर दें, तो बता सकता है? सर क्या कहते हैं सर, अपने आप ही मैच्योरेशन होता रहेगा रिसेप्शन। बेटा देयर विल बी नो मैच्योरेशन देन। पता कैसे चलेगा, मैसेज कैसे जाएगा बता? यस क्योंकि सर। है ना, क्योंकि रिसेप्टर्स ही तो मैसेज लेके जाते हैं ना आगे। सोच, अगर ऐसा सोच वैभव, अगर मैं तेरे हाथ में से जो थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो निकाल दूं, तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तेरा हाथ किसी हीट पे है? मैसेज तो आगे जाएगा ही नहीं। तो सीएनएस तक मैसेज कैसे जाएगा, और वापस मोटर मैसेज कैसे लेके आएंगे, और फैक्टर मसल्स फिर तेरे हाथ को हटाएंगे कैसे? तो प्रोसेस तो वहीं रुक गई। यस तो सर। अगर सोचो, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाए कि अगर हम यहाँ रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? सो इफ वी रिमूव दिस स्ट्रेंथ रिसेप्टर देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन। ये लिख लेना आप लोग रफली साइड में कहीं पे भी, ठीक है। तो मिक्सचुरेशन तब नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समीहा, तितिक्षा, युक्ता, रिया, Yes, sir. आकिब, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑल राइट, करेक्ट, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यूरेथ्रा की जो हम बात कर रहे हैं ना, यूरेथ्रा सिर्फ हमें मैमल्स में ही देखने को मिलता है और किसी में देखने को मिलता ही नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक कमाल की बात, जो मिक्सचुरेशन होता है, ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ब्लैडर, हम पढ़ रहे हैं कि मिक्सचुरेशन के टाइम पे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, हमने क्या बोला अभी कि ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, ठीक है, जब मिक्सचुरेशन चल रहा है, ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ब्लैडर जो है
वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और स्फिंक्टर जो है वो ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। और ये एक प्रोसेस, आपको ये स्टेप बस ध्यान रखना है इसमें। जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो रहा है, वो जो डेवलप होता है वो 3 से 4 साल की एज में होता है, या अप टू वी कैन से दैट अप टू 3 to 4 इयर्स। मिक्सचुरेशन जो है वो एक इनवॉलेंट्री रहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, कभी देखा ही नहीं देखा कि उनको पता ही नहीं लगता कि उनका सुसु जो है वो निकल गया। बता पाते हैं वो बेचारे, ये नहीं कि वो बोल नहीं पाते। कई बार आपने देखा है छोटे बच्चों में यस कि वो Yes, सर। बता sir. ही नहीं पाते। क्या रीजन है And उसके sir, पीछे? old. इवन ओल्ड एज में भी? क्या कह रहे हो, ओल्ड एज में भी? Yes, sir. Even old age there is. ये वो। और पता है आपको, कई इसके इन स्फिंक्टर्स की वजह से या इन मसल्स की ठीक तरीके से फंक्शन करने की वजह से भी कई डिजीज क्रिएट होती हैं जब ये फेल होते हैं। इवन जो एडल्ट एज में भी कई पर्सन्स में देखने को मिलता है कि उनको पता ही नहीं लगता कि उनका यूरिन जो है वो पास हो चुका है। ये बच्चों प्रॉब्लम है, ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है। आप लोग कभी इन फ्यूचर कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और तो मैंने खुद देखा है ये अपने छोटे टाइम पे केस, एक बड़े इंडिविजुअल में को हमारे ही आसपास कहीं। तो तब तो पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। तो तो जब भी उसको देखते थे तो उसको उसकी पैंट गीली रहती थी, मतलब। और वो काफ़ी बड़ा था, मतलब जो इंडिविजुअल थे वो। तो उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कभी आप देखें तो समझ जाना कि उसके प्रॉब्लम है, कि यानी कि उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हैं, वो मसल्स ठीक तरीके से डेवलप नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए मिक्सचुरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। वो एक, अब आप एक वॉलेंट्री प्रोसेस से अपने यूरिन को पास आउट करते हो क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हो कई जो भी आपकी एक्सटर्नल इंट्रिंसिक जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स है उनको। और आपके पास कंट्रोल करने की पावर है क्योंकि मसल फुली डेवलप्ड है, और स्फिंक्टर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, तो उनका यूरिन जो है वो लगातार पास होता रहता है, उनको पता नहीं चलता। ये चीज़ भी देखने को मिलती है। रैबिट में भी, एक मैमल्स के केस में रैबिट भी होता है बच्चों। रैबिट में एक्सटर्नल स्फिंक्टर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर एब्सेंट, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के लिए हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कि वो वॉलंटरी फंक्शन करता है। तो यानी कि वो भी, रैबिट भी कंट्रोल अपने यूरिन को नहीं कर सकता, हम कह सकते हैं, या होल्ड नहीं करके रख सकता, राइट। तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो इतनी बात। फिर आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं, एक मिनट, अभी क्लास चल रही, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा सबका। आगे चलते हैं। अब जब आप किडनी को देखते हो तो आपकी किडनी में कई रीजंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एक बाहर की कवरिंग हो गई, ठीक है। ये एक, इसे हम बोलते हैं कैप्सूल रीजन। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल रीजन, ठीक है। सिंपल प्रोटेक्शन टाइप है, फिब्रस फाइब्रस होता है ये, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी जो इंटरनली हम बात करते हैं यहाँ पे, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं कुछ इस तरीके से। और
ठीक है, Excuse me, sir. कुछ पिरामिड शेप। यस बेटा। I had a doubt I asked in the last class also, but I was not able to convey it. So I was यस। asking that I read somewhere that the kidneys are just like embedded in a fat layer. They are not present like solitary, but they are embedded in a fat layer. So, sir, is it like that? इन एम्बेडेड इन अ फैट लाइक रीजन इज लाइक कि उनके पास फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना सराउंडिंग में। जितने भी जो आपके वाइटल Yes, sir, ऑर्गन्स like होते हैं, padded or cushioned. हाँ क्वेश्चन लाइक, देखो Yes, जितने भी जो ध्यान रखना, जितने भी जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है ना, नेचर ने क्या किया है, नेचर ने उसको एक प्रोटेक्शन दी है। आप लोगों ने जितने भी जो ऑर्गन्स पढ़े हैं अभी तक, आपने जितने भी जो वाइटल ऑर्गन पढ़े, उसमें आपने देखा है कि उनके पास एक नेचर ने उसको या तो फैट की लेयर्स दी हैं या फिर स्केलेटल सिस्टम से उसका कनेक्शन दिया। एक मिनट, मैं लॉस्ट हो गया थोड़ा सा, यहाँ से बाहर आ गया। एक मिनट बेटा, पीपीटी ऑटोमेटिकली करप्ट हो गई है, वेट। तो नेचर ने उसको सभी चीज़ों को प्रोटेक्शन दी है बेटा। वेट, स्क्रीन विजिबल है आपको? नो सर। लॉस्ट में क्या हुआ? एक मिनट होगा बेटा। आप लोगों ने कुछ नोट डाउन किया था? यस सर। यस सर। सर मैंने नहीं करा। प्रतीक तेरे तो काम ही ऐसी है। सर स्कूल से घर को आ रहा हूँ अभी। यार ये हुआ क्या मेरे साथ? प्रॉब्लम हो गई है तो। एक मिनट बच्चों। सर वैसे ऑलरेडी सेव हो गई है ये। यार मैं वही देख रहा हूँ कि सेव कहाँ हुई है। सर आज पहली बार क्लास ले रहे हैं क्या? नहीं बेटा, पेंटैप पे ना हो गया है, मुझे मंथ से ऊपर हो गया है पेंटैप पे लिए हुए क्लास। तो लैपटॉप भी थोड़ा सा स्लो हो रहा है और पता नहीं क्या हुआ। अभी मैं दूसरा कलर ले रहा था आपको मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स दिखाने के लिए, और मेडुलरी पिरामिड को कलर कर रहा था। इतनी देर में पता नहीं क्या हुआ, कुछ शायद ऑटो वो अपने आप ही हो गया। देखते हैं उसको, शायद मैं देख रहा हूँ कहीं सेफ है वो। तो दूसरे कलर में जब ऑप्ट कर रहा था, उसमें चूज कर रहा था, तो तभी कुछ हुआ है। सर आपके माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन क्या है? देखना पड़ेगा यार, मैं चलाते ही हूँ लैपटॉप ही। सर अगर 16 होगा ना तो वो हाँ, ऑलरेडी सेव हो गई होगी। अच्छा। 16 19 में से कुछ है ना, तो वो होम पे आके सेव हो गई होगी। एक बार चेक। नहीं, होम पे नहीं है, होम पे नहीं है बेटा। होम पे नहीं है तो फिर सर सेव नहीं। मैं देख रहा हूँ उसमें सर डॉक्यूमेंट्स में, मैं सेंड डाउनलोड्स कर में। दूंगी, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है। यस, मैं बेटा पीपीटी रीओपन कर रहा हूँ जो थी ना नॉर्मल जो पीपीटी, एटलीस्ट वो तो ओपन कर लूँ। जिसने भी सेव मैंने करो भला हो उसका। ये प्रतीक होगा निकम्मा। नहीं, ये वो पीपीटी नहीं है। नहीं, वो सेव नहीं होगी, कुछ आगे का खुल ओपन हो गई है। नेट
सर एरर आ रहा है गिटार अच्छा बजाता है। एरर आपको अब साउंड आ रहा है? सर, एरर का आ रहा है। वही मैं देख रहा था कि सर गिटार अच्छा है। अरे बेटा गिटार नहीं है। ये दूसरी पीपीटी ओपन हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें टॉपिक इसको ठीक कर लेंगे हम। अगेन ब्लैंक ही है वो। वेट, कुछ प्रॉब्लम हुई है। सर वैसे आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो? मेरे बेटा इंजरी हो गई पैर में कल मॉर्निंग में, तो अभी थोड़ी सी इन्फ्लामेशन है और पेन है काफ़ी, तो मैं ठीक से खड़ा नहीं। हाँ, पैर मेरे ट्विस्ट हो गया था कल। आपको स्लाइड दिख रही है क्या सबको? जी सर। यस सर। यस सर। यस ये अलग है जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे ना, इसमें टॉपिक्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैम से वहीं से मैंने मंगाई थी, मैंने कुछ रीसेट किए थे, रीशेड्यूल किए थे टॉपिक्स को, लेकिन वो फाइल उड़ गई है। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से आ रहा है, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बता रहा था आप लोगों को किडनी का डायग्राम, कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जितने भी इसमें दो रीजन, जिसमें आउटर रीजन अभी बताया था आपको कि बाहर जो है ना, बाहर एक कवरिंग होती है पूरी, जो फैट की आप बात कर रहे थे ना बेटा अभी वैभव, वो फैट वो यही है, जैसे कि प्रोटेक्शन देने का काम। तो एक कैप्सूल रीजन जैसे होता है, उसको कैप्सूल बोलते हैं, एंड दैट कैप्सूल इज लाइक फाइब्रस रिच। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो रीजन होते हैं, जैसे यूरेटर से होते हुए, या यूरेटर बाद में बनाएंगे, पहले कुछ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और कुछ अटैचमेंट हमें ऐसी होती है इन पिरामिड्स की। ठीक है, और ये जितने भी जो पिरामिड्स हैं, इनके फंक्शंस को आगे हम लोग डील करेंगे। कुछ ऐसे पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अलावा जॉइनिंग कुछ ऐसे देखने को मिलती है, एंड इस किडनी में हमारी देखो, ये जो रीजन है इसका कनेक्शन होता है, ये है यूरेटर हमारा। ठीक है, उसके अलावा किडनी में हमारे 3 रीजन होते हैं वैसे तो, एक बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन, फिर आउटर मेडुला, और फिर इनर मेडुला। ठीक है, एक हम देखते हैं बाहर वाला पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, जो आउटर रीजन होता है, बाहर वाला आउटर रीजन बोलते हैं इसे किडनी का। और उसके अलावा जो मेडुला रीजन होता है, ये अंदर वाला होता है। मेडुला को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनर मेडुला जो सबसे अंदर, और एक होता है आउटर मेडुला बाहर वाला। ठीक है, तो ये किडनी के अंदर हमारी जो कैप्सूल बाहर एक स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो रीजन है, देयर इज अ रीजन विच इज कॉल्ड कैलिसिस रीजन, जिसे हम मेजर कैलिसिस का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिसिस। ठीक है, मेजर कैलिसिस, एंड इंटरनली यहीं पे इस बाहर वाले रीजन से ये रीजन जो है वो थोड़ा 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 नैरो होता चला जाता है, और इस अंदर वाले रीजन को हम नाम देते हैं इसके माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा रीजन होता है पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम मेड्यूलर रीजन का नाम देते हैं। ठीक है, मेड्यूलर रीजन का नाम देते हैं। ये इस लोअर पोर्शन ऑफ द मेड्यूला से लेकर और पूरा का पूरा यहाँ तक ये जो रीजन होता है,
ये पूरा, यानी कि लोअर इस पिरामिड से लेके इस यहाँ तक का जो रीजन है, या यहाँ से लेके जो एंट्री हो रही है ना, ये पूरा का पूरा यूरेटर जहाँ से एंटर कर रहा है और इधर से एंटर कर रहा है, इसे हम नाम देते हैं किसका? हाइलम का। तो हाइलम वो रीजन है एक गेट की तरह। हाइलम इज लाइक अ डोर, ठीक है, जो एंट्री, जहाँ से एंट्री हो रही है, जहाँ से एग्जिट हो रही है। और ये अपर वाला जो है हमारा, ये पूरा का पूरा मेडुलर रीजन तो हो ही गया, इसे हम मेडुलरी पिरामिड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी पिरामिड शेप होती है। तो दिस इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड रीजन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, जो मेडुलरी पिरामिड्स की हम कुछ शेप ऐसी देख रहे हैं, इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर रेनल पैपिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनका कनेक्शन कुछ ऐसे देखने को मिलता है हमें इस पिरामिड शेप के अंदर, इस मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेनल पैपिलाई, ठीक है, रेनल पैपिलाई ऑफ पिरामिड, ठीक है, ऑफ पिरामिड, ठीक है जी। सर तो ये, कलर चेंज कर लीजिए, हाँ जी, सर कलर चेंज कर लीजिए। बस इसीलिए नहीं किया मैंने कलर चेंज इस बार, नहीं तो पिछली बार बहुत मूड में था मैं डायग्राम बनाने के, बस मैंने उस डर की वजह से दोबारा से कलर चेंज नहीं किया इस बार। सो रिनल पैपिलरी जो, या रिनल पैपिलाई जो है इस पिरामिड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और ये बाहर वाला जो रीजन है, दिस पोर्शन, ये वाला पूरा, ये वाला, इसे हम बोलते हैं रिनल कॉलम, ठीक है। सो बाहर वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं रिनल कॉलम का, रिनल कॉलम, ठीक है, जिसको आप आगे पढ़ोगे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी के नाम से। आगे बताऊंगा कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है यहाँ पे। तो ये अलग अलग पोर्शन जो है इस किडनी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली आप किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, एक आउटर रीजन जिसे आप कॉर्टेक्स बोलते हो, और एक इनर रीजन जिसे आप मेड्यूला का नाम देते हो। मेड्यूला को भी फर्दर हम इनर मेड्यूला और आउटर मेड्यूला के नाम से जानते हैं। और अलग अलग टाइप से कहाँ कहाँ नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम आगे डील करेंगे। रेनल पैपिलाई जो है एक तरह की, जो रेनल पैपिलाई की हम यहाँ बात कर रहे थे, देयर इज, तो ये एक ओपनिंग्स होती है इनके अंदर। जब आगे आप नेफ्रॉन्स के फंक्शन को डील करोगे ना, तो रेनल पैपिलाई एक तरह से इन जितने भी ये जो ये इस तरीके से खुलते हैं, एक जगह जाके ओपन होते हैं ये, तो रेनल पैपिलाई जो है आप उसको ऐसा समझिए कि वो एक ओपनिंग हो गई, ठीक है। रेनल पैपिलाई को मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, एक ओपनिंग हो गई इनकी। तो ये ओपनिंग, यानी कि जो पिरामिड जो ओपन हो रहे हैं उसे हम रेनल पैपिलाई का नाम देते हैं। पिरामिड सिंपल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए ये, और रेनल कैप्सूल जो है वो, दैट रेनल कैप्सूल इज अ आउटर लेयर, ठीक है। और रेनल कॉर्टेक्स, ये वाला जो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये बाहर ये वाइट वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। और अंदर की तरह जब हम जाएंगे पूरा का पूरा, तो वो इंटरनल रीजन हो गया। अब इसमें भी फर्दर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये वाला रीजन आएगा आउटर आउटर मेड्यूला, और फिर और अंदर जब हम चलेंगे तो वो आएगा इनर मेड्यूला। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, जिसे हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला, फिर मेड्यूला के अंदर फर्दर जितने भी जो पार्ट्स आते हैं वो सारे। अब एक बात, जितना हम अंदर की तरफ जाते रहेंगे किडनी के, उतना ही जो ऑस्मोलैरिटी, हम लोग ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे थे ना, वो चेंज होती चली जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती चली जाएगी। इस पॉइंट को बस ध्यान रखना, डिस्कस आगे करेंगे। अब सवाल ये कि कितने रेनल कॉलम या कितने ये हमें देखने को मिलते हैं हर किडनी में, लगभग लगभग। तो जो रेनल पैपिलाई हैं, ये लगभग लगभग जब आप देखोगे, ये नहीं है टॉपिक, ठीक है, ये नहीं है टॉपिक। तो रेनल पैपिलाई विच इज 12 इन नंबर, ठीक है। इसी तरीके से जो रेनल माइनर कैलिक्स कह सकते हैं हम, या सिर्फ माइनर कैलिक्स ही बोलेंगे उसको।
रिनल वर्ड बार बार नहीं। हम जब बात करते हैं माइनर कैलिक्स रीजन की, सो माइनर कैलिक्स भी कितने नंबर हो गए? 12 इन नंबर हमें देखने को मिलते हैं। और एक्चुअल में किडनी का जो स्ट्रक्चर है ना वो खुल रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अंदर की तरह जब आप देखोगे तो वो ओपन हो रहा है कि पेपिलाई जाके कहाँ खुल रहे हैं, पेपिलाई एक ओपनिंग है, पिरामिड कितने खुल रहे हैं, तो वो हर एक पार्ट जो है हमें ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो जो 12 माइनर कैलिक्स हैं वो बाहर ओपन होंगे, जो 12 हमारे ये माइनर कैलिक्स रीजन हैं, इसमें हमें बाहर जब खोलेंगे इसको जब देखेंगे तो 3 से 4 लगभग मेजर कैलिक्स इसमें देखने को मिलते हैं हमें। ओपनिंग जब आप देखोगे एनाटॉमी, जब आप इसका पढ़ोगे स्ट्रक्चर, तो वो एक पार्ट दूसरे पार्ट को कईयों में खोल रहा है, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये एक नंबर है इसका, कितने हमें देखने को मिलते हैं। सो उसके अलावा लोकेशन तो हमने इसकी पढ़ी ली थी। फिर इसमें कई कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से पीछे, तो कनेक्टिव टिश्यूज डिवाइडेड होते हैं इसमें। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं दे आर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है इसका। तो जैसे मैं बात कर रहा था अभी, एक हो गया आपका इसमें कॉर्टेक्स बेसिकली, ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया। और कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स आपका आउटर रीजन है, नंबर 1 बात। उसके अलावा इसके अंदर हमें एक ग्रेन्युलर ऑस्मोलैरिटी है इसकी अपने आप में। ऑस्मोलैरिटी आगे पढ़ोगे आप, इसमें ऑस्मोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या डिफरेंस है ऑस्मोलैरिटी में वो भी हम आगे पढ़ेंगे, आउटर रीजन में और इनर रीजन में, ठीक है। रिनल मेडुला अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये अपने आप में कॉर्टेक्स और मेडुला जो है वो एक टाइप के टिश्यूज ही हैं बच्चों, सॉफ्ट टिश्यूज हैं और कुछ नहीं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं। दूसरा जो रीजन हो गया अंदर वाला आपका, जिसे आप नाम देते हो रिनल मेड्यूलर रीजन, ठीक है, रिनल मेड्यूलर रीजन। तो ये मेडुला और कॉर्टेक्स अलग अलग रीजन हो गए, तो ये आपका इनर रीजन हो गया। अब यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी अलग है, ठीक है। अब हाई ऑस्मोलैरिटी होती है इस रीजन में, यहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है। अब हाई ऑस्मोलैरिटी का रीजन जो है वो रीजन है जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द NaCl एंड यूरिया। इस NaCl और यूरिया की वजह से हाई ऑस्मोलैरिटी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है जी। उसके अलावा जब आप हर एक किडनी में देखते हो, एक और इन ईच किडनी हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हर एक किडनी में जो है नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? लगभग लगभग 1 मिलियन के आसपास बच्चों, से यस और नो, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं लगभग, यस सर। ठीक है। और Yes, एक sir. जब आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो 8 to 12 के आसपास हमें पिरामिड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, 8 to 12 पिरामिड हो गए। उसके अलावा मेजर कैलिस और माइनर कैलिस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बाद में मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स रीजन होंगे अलग अलग, जैसे कि 8 to 12 माइनर कैलिक्स रीजन, 3 to 4 मेजर कैलिक्स रीजन, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली
एक किडनी में 250 के आसपास कलेक्टिंग डक्ट होती है। पढ़ा है कलेक्टिंग डक्ट बच्चों? हालांकि डिस्कस करेंगे हम आगे। कलेक्टिंग डक्ट तो पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। और 1 मिलियन ये कॉइल्ड आपके नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं हमें किडनी में, जो हेल्प करते हैं आपकी किडनी में यूरिन के फॉर्मेशन को। मेजर अगर मैं फंक्शन की बात करूं किडनी के आपके, तो किडनी के मेजर फंक्शन होंगे सबसे पहले एक्सक्रीशन आप लोग बोलोगे, उसके अलावा रेगुलेशन करना ब्लड वॉल्यूम को और प्रेशर को बच्चों, ठीक है। ये किडनी के मेजर फंक्शंस। तो अगर फंक्शंस के बारे में बात करूं मैं किडनी के, तो मेजर फंक्शंस कौन कौन से हो गए? नंबर 1 पे आप लोग बोलोगे एक्सक्रीशन को। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया बिल्कुल कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस करना, ठीक है। वेस्ट को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन का काम करती है। दूसरा, ये एक हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है जी। तो ब्लड के वॉल्यूम को और प्रेशर को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कंट्रोल करके रखने में जितना भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, उसको किडनी आपके इस रेगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा आपकी बॉडी में रेगुलेट करके रखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है जी। सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करके रखना कहाँ पे? इन द बेसिकली ब्लड के अंदर कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये मोनो एटॉमिक आते हैं, कई डाई एटॉमिक सॉल्यूट हो सकते हैं या नहीं? से यस और नो। कौन कौन से सॉल्यूट हो सकते हैं ये? मेजर आयंस कौन कौन से हो सकते हैं ये? सोडियम, पोटेशियम, पोटाशियम, 2+Ca2। हाँ जी, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस। Cl हो सकता, Cl है, सोडियम है, उसके अलावा पोटाशियम है, कई बाइकार्बोनेट्स होते हैं आपके, ठीक है जी। उसके अलावा कैल्शियम है, ठीक है। तो उनका भी बैलेंस करके रखना। तो जो पीएच भी बैलेंस करने में, राइट, रेगुलेशन ऑफ पीएच, ये किडनी का फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है। इन द ऑफ योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पीएच को बैलेंस करके रखना भी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा और फंक्शन बताएगा कोई मुझे? और फंक्शन बताओगे? जैसे रेगुलेशन ऑफ आरबीसी, एक हार्मोन रिलीज करती है ये, जिसे हम इराइथ्रोपोइटिन बोलते हैं। जानता है कोई? किडनी सिक्रीट करती है एक हार्मोन, ये पूछा जाता है इस इराइथ्रोपोइटिन पे। क्या बोलते हैं इसे? इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है। इराइथ्रोपोइटिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये एक हार्मोन है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये एक हार्मोन हुआ, ठीक है जी, जो कि रेगुलेट कर रहा है आरबीसी के प्रोडक्शन को। तो ये कई बार क्वेश्चन नीट में भी आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलूं आगे? यस सर। सर यस बेटा। सर एक बार डायग्राम में पार्ट्स रिपीट कर दीजिए, एक कलर की वजह से कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए सिंपली क्या है, ये जो है आपका जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये बाहर एक कैप्सूल है, सिंपल एक प्रोटेक्शन है। मेन किडनी जो है वो यहाँ से है, देखो
मेन किडनी जो है वो यहाँ से है बेटा, ये है मेन किडनी, ये वाला, ठीक है। ये मेन किडनी हम अलग अलग पार्ट से थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। मैं अलग अलग कलर कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका एक पूरा का पूरा पार्ट, ये उसका इनर पार्ट हो गया, ठीक है जी, ये उसका इनर पार्ट हो गया। अब ये इसके अंदर सबसे पहले हम चले तो एक कॉर्टेक्स रीजन आ गया, ये कॉर्टेक्स हमने वाइट से दिखा दिया, ठीक है। मैंने बोला कि मेजरली हम दो पार्ट देख रहे हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूलर रीजन। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें देखने को मिलते हैं ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, या बाहर आप देख लो पहले कि ये बाहर एक कैप्सूल रीजन हो गया फाइब्रस, फिर कॉर्टेक्स आ गया, फिर अंदर आते हैं रिनल पिरामिड जिसको हम बोलते हैं, या जिसे आप मेडुलरी पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड ये हमारे हो गए सारे के सारे, ठीक है। ये इनर पार्ट के अंदर आते हैं, ये हमारे मेडुलरी पिरामिड्स हो गए सारे, these all are the medullary pyramids, ठीक है जी। उसके अलावा हमारा ये जो रीजन हो गया, इसे हमने यूरेटर का नाम दे दिया, ये यूरेटर हो गया। और यूरेटर के अलावा ये जो जहाँ से इनकी एंट्री हो रही है ना, जिस रीजन से, ये पूरा इस नॉच, इसको नॉच लाइक रीजन भी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है यहाँ पे, इसे हमने हाइलम का नाम दिया। हाइलम वो पार्ट है जहाँ पे हमें ये ब्लड वेसल्स वगैरह या नर्व की जो एंट्री होती है उसे हम हाइलम रीजन बोलते हैं, वो हाइलम हो गया। पिरामिड, इस पिरामिड का जो एपेक्स है ना, एपेक्स बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल इसको एपेक्स बोल सकता हूँ। तो ये मैंने एक पिरामिड बाहर निकाल लिया, इसका जो एपेक्स है या ओपनिंग जो है इसकी, उसे हम रिनल पैपिलाई का नाम देते हैं। सो व्हाट इज रिनल पैपिलाई, वी कैन आल्सो राइट कि दिस इज द apex, sorry, this is the apex of the, I think इसमें कलर कुछ प्रॉब्लम हो रही है चेंज करने पे, this is apex of the pyramid। तो जो पिरामिड का जो एपेक्स है उसे हम रिनल पैपिलाई का नाम देते हैं। मेन पार्ट यही थे। अब बचा हमारा मेजर कैलिक्स रीजन और मेजर हमारा जो माइनर, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। अब इसके अंदर ये दो रीजन हैं, जो बाहर वाला जो ब्रॉड पार्ट है इस नॉच के अंदर, उसे हम मेजर कैलिक्स का नाम देते हैं। ये बाहर वाला पूरा का पूरा, जिसे हम मेजर कैलिक्स रीजन बोल रहे हैं, जहाँ से यूरेटर एंटर कर रहा है, जिसके अंदर ये पिरामिड्स ओपन हो रहे हैं, या जिसके अंदर रिनल पैपिलाई ओपन हो रहा है, उसे हम मेजर कैलिक्स रीजन का नाम देते हैं। और जो माइनर कैलिक्स रीजन है, माइनर कैलिक्स एक छोटा सा रीजन है जो इनके बीच में हमें गैप देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा लाइक दिस, कि ये हमारे ये पिरामिड हो गए, और इस पिरामिड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, शेप इसकी कुछ ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, और इनके अंदर ये एक ऐसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक है। तो अपर जो रीजन हो गया हमारा, इसको हम रिनल पिरामिड का नाम दे रहे हो, आप इसको रिनल पिरामिड बोल रहे हो। और ये जो ब्रॉड रीजन है ना, मैंने इसको समझो बाहर निकाल लिया कुछ ऐसे, ये जो ब्रॉड रीजन है पूरा का पूरा, कुछ मैंने इसे बाहर निकाल दिया, ये जो पूरा का पूरा इसका, इस एक को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से, ऐसा समझो। ये जो पूरा का पूरा ब्रॉड रीजन है, दैट इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स रीजन, इसको हम मेजर कैलिक्स का नाम दे रहे हैं। और जो माइनर वाला पार्ट बचा है, ये रीजन, जो ये वाला जो रीजन है, ये ऐसे ही हमें गैप सब में देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स रीजन। तो मेजर और माइनर ये रीजन है। मेजर में समझो कि सारी चीजें आके बाहर आ रही हैं। तो और रेनल पैपिलाई क्या है, रेनल पैपिलाई ये है, इसके अंदर, इनके अंदर रेनल पैपिलाई है, इनके अंदर रेनल पैपिलाई है। तो रेनल पैपिलाई एक एपेक्स रीजन हो गया इस पिरामिड का, दैट इज द रेनल, ये आपका मेडुलरी पिरामिड है। और इसके जो ओपनिंग है ना नीचे,
ये ओपनिंग जो हो गई, ये एपेक्स रीजन जो हो गया, इसको हम रेनल पैपिलाई का नाम दे रहे हैं। किसने पूछा था ये? समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है। सर एक बार मेडुला की भी लोकेशन बता दीजिए। मेड्यूला तो पूरा आउटर है ही ये बेटा, ये पूरा का पूरा मेडुला ही है। ये जो रीजन है ना, ये मेडुला रीजन ही है। ये पूरा मेडुला रीजन है। ये कॉर्टेक्स हुआ, और ये ऐसे हम चलते हैं तो ये आउटर मेडुला हुआ। जब हम इसके अंदर जा रहे हैं तो ये इनर मेडुला हुआ। समझ रहे हो? ये बाहर वाला अच्छा। पूरा का पूरा ये मेडुला रीजन हो गया। इसके अंदर जब हम जा रहे हैं, व्हाइट वाले के जितना हम अंदर आ रहे हैं, इससे बाहर ये आउटर मेडुला हुआ और ये इनर मेडुला हुआ। और इनर और आउटर मेडुला भी नहीं काटोगे ना अगर, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये सारा मेडुला पोर्शन ही है, जिसके अंदर आपके ये मेजर कैलिक्स आ रहे हैं, माइनर कैलिक्स आ रहे हैं। मेडुलरी पिरामिड क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको? क्योंकि वो मेडुलर रीजन के अंदर है। किसी भी जब आप एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, तो एनाटॉमी में आप बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हो और अंदर वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हो। तो जितना आप किडनी के अंदर जा रहे हो, तो यानी कि आप इनर मेडुला की तरफ जा रहे हो। तो इनर से बाहर आओगे तो आउटर मेडुला, और मेडुला आउटर मेडुला से बाहर आओगे तो कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से बाहर आओगे तो कैप्सूल। समझे? यस सर। ठीक है। और जब पिरामिड के अंदर जा रहे हो, तो पिरामिड के अंदर भी रिनल पैपिलाई आपको एक बेस पे देखने को, एक एपेक्स रीजन पे देखने को मिल रहा है। पिरामिड से थोड़ा सा और बाहर जा रहे हो तो आपको ये मेजर कैलिक्सिस और ये माइनर कैलिसिस देखने को मिल रहे हैं। देखो, इस रिनल पैपिलाई से जब बाहर जा रहे हो तो सबसे पहले माइनर कैलिक्स रीजन आ गए, और माइनर कैलिक्स के बाहर यहाँ पे माइनर कैलिक्स रीजन हो गए, और जब आप और बाहर आ रहे हो तो मेजर कैलिक्स रीजन हो गए, जहां पे वो ओपन हो रहा है। और राइट एकदम? यस सर। तो कुछ फंक्शंस थे इसके, जो आपके किडनी के। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पढ़ते हो आप? सबसे पहले उसमें ऊपर एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, एंड दैट कप शेप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, बोलो, Women's capsule. बोमेंस। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर रीजन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक आती है आपकी, एक यहाँ होती है जिसे आप एफेरेंट आर्टेरियल बोलते हो। कौन सी आर्टरी जो है, जैसे आप रिनल आर्टरी का नाम देते हो सबसे पहले, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, रिनल आर्टरी, राइट? यस और नो, रिनल आर्टरी या नहीं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप इसमें लेके आ रही है अलॉन्ग विद सम नाइट्रोजनस वेस्ट, उसे आप क्या बोलते हो? रिनल आर्टरी? भूल गए लगता है बच्चों। आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. सो रिनल आर्टरी क्या करती है? रिनल आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलॉन्ग विथ यस सर। नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट? और इसी में यहाँ आपकी एफेरेंट आर्टेरियल प्रेजेंट होती है और इफेरेंट आर्टेरियल प्रेजेंट होती है। तो जो एफेरेंट आर्टेरियल्स होती हैं, ये एफेरेंट आर्टेरियल्स सपोर्ट करती हैं लेके आने में, और इफेरेंट आर्टेरियल जो होती हैं वो आपकी इसको लेके जाने में वापिस से सपोर्ट करती हैं। अब ये आपका
जो हो गया यहाँ, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसे आप ग्लोमेरुलाई का नाम देते हो, ठीक है, जिसे आप ग्लोमेरुलाई का नाम देते हो। और ये आपका कप शेप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, विच इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल। और बॉमेंस कैप्सूल के बाद जो ट्यूबुलर रीजन आता है, इस ट्यूबुलर रीजन को हम क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर रीजन, ठीक है जी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर रीजन। बच्चों ये जो आपके जो ग्लोमेरुलाई और जो बॉमेंस कैप्सूल हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं मल्फिजियन बॉडी। मल्फिजियन बॉडी कौन कौन? एक तो आपका बॉमेंस कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलाई। तो माल्फिजियन कॉर्पस्कल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या मार्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, या रेनल कॉर्पस्कल भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो माल्फिजी जो वर्ड है वो एक साइंटिस्ट के ऑनर में लिखा जाता है। एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम माल्फिजी था, तो इसलिए माल्फिजियन बॉडी उनके ऑनर में, उन्होंने उनकी कोई डिस्कवरी जिससे रिलेट करती है, तो इसलिए माल्फिजियन बॉडी इसका नाम है, ठीक है। और बॉमेंस भी एक बायोलॉजिस्ट का नाम है, बॉमेंस भी। तो बॉमेंस कैप्सूल उनसे, उनके नाम से रिलेट करता है। लूप ऑफ हैनले भी उसी एक साइंटिस्ट के नाम से ही रिलेट करता है। तो भाई उसके अलावा यहाँ पे कई सेल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये नेमिंग कर लेते हैं पहले इसकी। और दिस रीजन इज कॉल्ड द हैनलेज लूप, या लूप ऑफ हैनले। एंड दिस रीजन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डक्ट है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं, ठीक है जी, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। और यहाँ अलग अलग फंक्शनिंग होती है नेफ्रॉन में, अलग अलग टाइप पे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहती है। और सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड फिल्टर होगा, हालांकि हम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे अभी। ब्लड फिल्टर होगा, यहाँ इसके अलोंग ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, हाइपोथेटिकली सोचो अभी। और ब्लड फिल्टर होके जो फिल्ट्रेशन है, जो फिल्ट्रेट है, वो यहाँ आएगा नीचे, और यहाँ आने के बाद इस हैनले लूप में जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 3 प्रोसेस में ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किस में हेल्प करता है? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन्स जो है एक आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो इस नेफ्रॉन का ही काम है जो आपकी बॉडी में यूरिन को बनाना, राइट, या ब्लड को Where फिल्टर does करना। ultrafiltration take place? सॉरी, So where does द ultrafiltration take place? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के तो अभी स्टेप बता रहा हूँ मैं, 3 स्टेप में पूरा होगा बेटा। अभी तो बेसिक स्टेप हुआ ही नहीं पूरा। शुरुआत में ये, अभी तो मैंने दूसरा स्टेप पहले मैं दूसरे पे आ गया, मैंने इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोल दिया। यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा वो होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो ये है। सबसे पहला जो स्टेप आएगा उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैकेनिज्म होता है ना यूरिन फॉर्मेशन का, तो उसमें 3 स्टेप होंगे आपके। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, दूसरा यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सेकंड वन, एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कि इसी ट्यूबुलर सिक्रेशन से ही यहाँ से डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल से इस कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जो है वो यूरिन जो है वो फॉर्म होगा। तो 3 स्टेप्स में आपका मैकेनिज्म पूरा होता है यूरिन फॉर्मेशन का। एक होगा आपका तीसरे नंबर पे जो होगा वो होगा ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन 3 स्टेप्स में देखने को मिलेगा।
तो अभी तो मैं सिर्फ पार्ट्स के बारे में ही बात कर रहा था इसके अभी सिंपल। अब यहाँ कई सेल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। इस रीजन में यहाँ इस ग्लोमेरुलाई के पास और बॉमन्स कैप्सूल से पहले कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देयर इज अ सेल्स प्रेजेंट व्हिच आर कॉल्ड podocytes. What is the role of podocytes? It's podocytes. Podocytes क्या करती हैं? These are present in, we can also say that कि these are present in the Bowman's capsule, right? And we can also say that कि the podocytes, number one, podocytes are the cells in the Bowman's capsules. Cells in the Bowman's capsule. Number two, we can also say that it makes the lining of the Bowman's capsule. We can also say that. Okay. And so, what is the role of the podocytes here? That is representing the that is not representing the actual function of the podocyte cell or its self function. तो ये तो हमारी लोकेशन हो गई एक तरह से, cells in the Bowman's capsule or cells which is near the glomeruli or near the Bowman's capsule, which are called the podocytes, right? Or which makes the lining of the Bowman's capsule. But what are the actual function of the podocytes? There is a glomeruli और फिल्टर जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो पोडोसाइट का जो मेन काम होता है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल हुआ, क्या हुआ? इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोमेरुलाई से ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन। क्या काम हुआ पोडोसाइट्स का? ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन। आवाज आ रही सबको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो गए? इतनी बोर हो गई आज की क्लास? नो सर। यार आवाज से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, एक तो मेरे वैसे ही इतना पेन है, ऊपर से तुम इतना शांत होके पेन दोगे मुझे। ओह, इतना बोर हो गए क्या? नहीं सर। डायग्राम जो आप एचडी डायग्राम्स देखते हो हर रोज क्लास में, वैसा मैं एचडी डायग्राम नहीं बना पा रहा ठीक है, लेकिन इतना बोर हो गए यार आप लोग हैं कि आप कुछ बोलोगे ही नहीं, मतलब कुछ तो बोलो, इतना शांत क्यों बैठे हो? Yes, sir, अब बोलेंगे। हाँ, इतना शांत। कौन कौन है सेशन में अभी? वैभव की आवाज आ रही है मुझे, तिक्षा, युक्ता, कोमल, समीहा और Yes, sir. कर्णदीप और वो निगमा, कौन है वो, प्रतीक, आकिब, रमेश, सब लोग थे शुरुआत में, मैंने देखा था। बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये सर अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। पोडोसाइट्स का फंक्शन पूछ लिया जाता है, स्पेशली सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है कि पोडोसाइट्स का काम क्या है। तो पोडोसाइट्स सिंपल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अपना काम करती हैं। उसके बाद बॉमन्स कैप्सूल जो है, बॉमन्स कैप्सूल पीसीटी, और ये एक्चुअल में इसकी लोकेशन पता है क्या है? अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने तो 2-3 रीजन पढ़े ना, जैसे जो आपका बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके अलावा डीसी distal convoluted lies in cortex of kidney। ये कैसे बड़े होते हैं? ये कुछ मतलब बाहर वाला जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यानी कि बॉमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसी, ये लाई करते हैं कहाँ पे? जो कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का। इसका मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पोर्शन हो गया, वो तो नीचे, वो तो अलग हो गया, बाहर की तरफ हो गया, इन अंदर की तरफ हो गया, वो तो ये तो होगा ना। ये जो लूपोफेनले हुआ, लूपोफेनले प्लस क्या क्या नहीं आया इसमें? लूपोफेनले नहीं आया ना, बोलो Yes, नहीं sir. आया। तो मैं क्या Yes, कह sir. सकता हूँ कि
the Henle's loop, the Henle's loop and collecting duct. The Henle's loop and collecting duct. ये कहाँ पे आती हैं? They lies in मेड्यूला रीजन, है ना? अरे यार रफ बना लेते हैं ना एक डायग्राम। ये आपकी एक किडनी हो गई। सर हाँ जी। और सर इज देयर इज नो एनी गैप? विच काइंड ऑफ गैप बच्चा? ये जो नो सर, कैरी ऑन। नहीं, देयर इज नो गैप। लुक, लाइक कुछ इस तरीके से पढ़े। सर वो क्लास की बात कर रहा है। अच्छा, टाइम हो गया क्या? वेट है बस 1 मिनट, बस एक बात बता दो, फिर 5 मिनट में आते हैं वापस। देखो, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन हो गया, और ये समझो कि ये आपका आउटर मेड्यूला हो गया, ठीक है? ये आपका इनर मेड्यूला हो गया किडनी का, ठीक है जी? तो ये जो पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ ना, मतलब कुछ पार्ट में आपका जो बॉमन्स कैप्सूल वाला रीजन हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका इसके अंदर नीचे पीसीटी आ जाएगा, डीसी लाई करेगा, और जो नीचे वाला रीजन होगा उसके अंदर आपका जो लोअर पार्ट होगा ना, बॉमन्स लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, वो अलग पार्ट में फैला हुआ होगा। यानी कि जो नेफ्रॉन का आप रफ डायग्राम बना रहे हो बिल्कुल कुछ इस तरीके से, तो अपर वाला पोर्शन तो कॉर्टेक्स में आएगा, पीसीटी ऊपर कॉर्टेक्स में आ जाएगा, और उसके बाद नीचे ऐसे जाएगा ये, यानी कि ये कॉर्टेक्स रीजन में आएगा, सॉरी मेडुलर रीजन में आएगा आउटर वाले, या आउटर मत बोलो, सिर्फ मेडुलर रीजन बोलो। उसके बाद लूप ऑफ हेनले पूरा का पूरा ये इसमें आ गया। उसके बाद आपका जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, वापस से वो आपका कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही लाई करता है। देन उसके बाद नीचे जो कलेक्टिंग डक्ट आती है, वो कलेक्टिंग डक्ट वापस से जो है आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी? वो मेडुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स जो हैं वो किडनी के अंदर फैले होते हैं। ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स जो हैं इस तरीके से किडनी के अंदर आपके फैले होते हैं। समझे बात? ठीक है जी सर। तो ये Yes, पॉइंट sir. ध्यान रखना कि बॉमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसी, ये सब कॉर्टेक्स में हो गए, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। अब कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, भाई ये तो सिंपल सी या तो मैकेनिज्म है सीधा का सीधा, जो कि जब हम अंदर की तरफ जाए, लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द नेफ्रॉन की, या लोकेशन बोलो, या फिर उसके स्ट्रक्चर की वजह से, या जैसा उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो इस तरीके से लाई करता है पूरी किडनी के अंदर, अलग अलग रीजन में दोनों। ठीक है जी। अब बॉमन्स कैप्सूल जो है आपका, इस बॉमन्स कैप्सूल में टिश्यूज कौन से होते हैं? दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम। यह जो मेडअप होता है पूरा का पूरा, दिस इज मेडअप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, आप जितने अंदर की तरफ देखोगे ना एनाटॉमी में, आपको ये सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ही देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। और बॉमन्स कैप्सूल का काम क्या था? अभी किस में हेल्प कर रहा था? फंक्शन बताओ, फंक्शन आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वेरी गुड। किसने बताया ये? सर समीहन। ओके जी, समीहन। सर अल्ट्रा लगाना जरूरी है? यार अल्ट्रा का मतलब पता है क्या होता है वैभव? क्यों लगा रहे हैं हम? सवाल ये होना चाहिए ना, सिर्फ अल्ट्रा क्यों लगा रहे हैं, सवाल ये बनता है। एक्चुअल में जब हम यहाँ पे देखते हैं ना बच्चों, तो इस रीजन में सारी चीजें फिल्टर होके आ रही है नीचे। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे फिल्टर, चाहे तो आप रफली लिख लेना क्या क्या हो रहा है। ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, वाटर भी है, सॉल्ट्स भी हैं, सभी चीजें फिल्टर हो रही हैं, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ, यानी कि नीचे सब कुछ आ गया। सब कुछ मतलब सब कुछ, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है, उसके अलावा सॉल्ट्स भी हैं, एक्सेस वाटर भी है, प्रोटीन्स भी हैं, या अमाइनो एसिड्स कह सकता हूं, वाटर भी है, सारी चीजें नीचे फिल्टर होके आई हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ? जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। अब यहां पे हमें ग्लूकोज को वापस भेजना है बॉडी में, अमाइनो एसिड्स को वापस भेजना है, इसेंशियल जो प्रोटीन से, चलो उनको भी वापस भेजना है हमने कहा,
लेकिन जो वेस्ट है आपका, जो यूरिया है, ये जो कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड है, उनको डीसीटी के अंदर वो यूरिन बनेंगे। एक्चुअल में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो डीसीटी के अंदर देखने को मिलता है। अभी आप आगे पढ़ोगे उसमें मैकेनिज्म में काउंटर करंट। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इसेंशियल सब्सटेंसेस वापस बॉडी के अंदर जाएंगे और वाटर अंदर जाएगा, ताकि वाटर लॉस ना हो बॉडी से, और डीसीटी में यूरिन का फॉर्मेशन होके वहां से कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसलिए हम इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन का नाम देते हैं, थर्ड वाले स्टेप को। यस सर। ठीक है वैभव, समझे? सर मैंने तो पूछा ही नहीं। सर किसने पूछा? प्रतीक। अच्छा प्रतीक था। नाम भी बोलते रहो यार, पहली बार तो तुम अब शाहिद कपूर बने हो आज, ठीक है? इतने दिनों पहली बार तो तुम लोग बोले हो आज, तो मैं आवाज थोड़ी इधर उधर हो रही है। So Bowman's capsule, which is made up of the simple squamous epithelium, this can be framed as a question, helps in ultrafiltration. Then PCT आता है आपका। PCT क्या है? PCT proximal convoluted tubule। ये simple squamous, नो यहाँ पे squamous नहीं आते, सॉरी, ये होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल शेप, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल। और उसके अलावा बच्चों यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि नीचे फिल्टर होके जा रहा है, तो सिंपल क्यूबॉइडल के साथ साथ यहाँ कई माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट वर द रोल ऑफ विलाई? हमने विलाई के फंक्शन पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। यस, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। नीचे एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो, उसको नीचे ले रहा है ना पीसीटी, बॉमन्स कैप्सूल से नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो माइक्रोविलाई अपना रोल प्ले करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, माइक्रोविलाई विद ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी शेप वैसे दिखती है, ब्रश बॉर्डर की तरह। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वो यहीं पे देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर इज इन पीसीटी, ठीक है जी। सो उसके बाद लूप ऑफ हैनले, हैनलेज लूप में क्या क्या फंक्शन होंगे, ये आपके सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में, ध्यान रखना। नेफ्रॉन का क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में आया है सीबीएसई में, तो उस तरीके से लिखने का थोड़ा सा करना। यहाँ क्या होता है, अभी मैंने बताया कि आपको लूप ऑफ हैनले में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट भी है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और एक तरीके से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली इसी पार्ट में होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट होती है यहाँ पे, यानी कि जो यूरिन बनने की प्रोसेस है वो यहाँ से डीसीटी की तरफ बननी स्टार्ट होती है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है लूप ऑफ हैनले में। टिश्यूज, हम टिश्यूज पे एक पॉइंट डिस्कस करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, ठीक है जी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपने बोला, यस, ये रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब करता है किसको? रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड सॉल्ट्स को, यस। उसके अलावा अब आगे बताऊंगा वैसे तो, लेकिन हैनले लूप में 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लूप ऑफ हैनले हैज 2 पार्ट्स। द वन इज descending, the one is descending loop and the other one is ascending loop of हैनले, ठीक है। अब क्योंकि एक तरफ आप आगे देखोगे कि एक तरफ फिल्ट्रेशन जो है वो उतर रहा है और एक तरफ चढ़ रहा है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग इस तरीके से। डिसेंडिंग वाला कौन सा होगा बच्चों? जो चढ़ रहा है या उतर रहा है? से यस और नो? सर उतर रहा है। ओके, और असेंडिंग मतलब जो इंक्रीज हो रहा है, मतलब सर चढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो डिसेंडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, ये मैकेनिज्म जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जो डिसेंडिंग रीजन होता है हमारा इसमें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है,
दैट रीजन इज, क्यों होता है वो मैकेनिज्म में समझेंगे। परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है, दैट रीजन इज परमिएबल फॉर वाटर, जबकि सॉल्ट्स के लिए इम्पर्मिएबल होता है, इम्पर्मिएबल फॉर सॉल्ट्स के लिए इम्पर्मिएबल होता है। असेंडिंग में इसका रिवर्स हो जाता है। असेंडिंग रीजन जो होता है, असेंडिंग रीजन इज सॉल्ट्स के लिए परमिएबल। क्यों होता है ये ऐसा, आगे समझेंगे जब काउंटर करंट मैकेनिज्म समझेंगे। और ये इम्पर्मिएबल होता है फॉर द वाटर, ठीक है जी। तो इस तरीके से परमिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है दोनों में ही, या दोनों पार्ट्स में या दोनों रीजन्स में अलग अलग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था डिसेंडिंग और असेंडिंग वाला, हाँ जी, एक पॉइंट और 1 मिनट इसमें। तो वाटर के साथ साथ आप इसमें वैसे ना इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्टिविटी भी बता सकते हो कि एक्टिविटी कैसे होती है। चलो वो मैं भी आगे बताऊंगा आप लोगों को इसमें, तब तक आप पहले एक ब्रेक। हाँ जी सर ब्रेक। हाँ ब्रेक दे रहा हूँ ना, मैम का मैसेज आ गया है कि सर ब्रेक नहीं होगा क्या, तो ब्रेक होगा भाई, बिल्कुल होगा। आप लोगों ने किसी ने कॉल तो नहीं कर दिया कि सर तो ब्रेक ही नहीं दे रहे? नहीं सर। अबे तो मैसेज कैसे आया भाई मेरे पास है? अच्छा चलो, तो आप लोग इतने कुछ खा पी के आओ, 6:15 पे मिलते हैं, ठीक है? 6:15 तो नहीं, चलो 6:20 पे आते हैं, ठीक है? ओके सर। 6:20 सर 6-7 हो रहा है। हाँ तो 6:07 हो रहे, 6:20 ठीक है यार, 15 मिनट हो गए। सर 6:27। 6:27 पे 20 मिनट का ब्रेक लेगा हैं? 20 मिनट का ब्रेक चाहिए। चलो नहीं सर 6:20 पे। 6:20 टू 6:25 के बीच में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके सर। ओके, सेम लिंक रहेगा। ओके सर। ओके।